Hello dear student, this is BK Mathur, a mathematics teacher. I hope you all will be good. गाइज वीडियो नंबर 2 है इंडिपेंडेंट इवेंट के बारे में बात होगी। बहुत छोटे छोटे मज़ेदार कॉन्सेप्ट हैं। न्यूमेरिकल देखते ही आपको मज़ा आ जाएगा, रियल लाइफ एग्जांपल। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक का नाम है इंडिपेंडेंट इवेंट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं प्रैक्टिकल लाइफ के। तो पहले समझते हैं। देखो, इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है ना, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड ना होना। तो अकरेंस ऑफ इवेंट ई डज नॉट अफेक्टेड बाय अकरेंस ऑफ इवेंट एफ। मतलब ई के और एफ के होने से, ई के होने से एफ पर कोई इफेक्ट ना आए और एफ के होने से ई पर कोई इफेक्ट ना आए, उन्हें कहते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। अब इसका एग्जांपल समझते हैं। ठीक है, पहले एग्जांपल समझते हैं, उसके बाद इसके फॉर्मूले पर मूव करेंगे। एग्जांपल, सपोज करो दो स्टूडेंट हैं, एक का नाम है चंगू और एक का नाम है मंगू। चंगू और मंगू का टेस्ट होता है मैथ्स का, बीके माथुर सर के यहाँ पर। ठीक है, अब चंगू के मार्क्स कितने आएंगे, क्या वो मंगू के मार्क्स पर डिपेंड है? नहीं, क्योंकि चंगू इस कोने में बैठा हुआ है, ये रूम है, चंगू यहाँ बैठा हुआ है और मंगू यहाँ बैठा हुआ है। तो इसके मार्क्स और इसके मार्क्स आपस में इंडिपेंडेंट हैं। भाई, इसने कितनी पढ़ाई करी है उस हिसाब से इसके मार्क्स आएंगे, मंगू ने कितनी पढ़ाई करी है उस हिसाब से इसके मार्क्स आएंगे। तो उसका मतलब इनका जो टेस्ट है वो इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन इंडिपेंडेंट इवेंट के होते हैं। एक और ध्यान से इधर देखो, अगर मान लो मैं बोलूं दो बच्चे हैं, एक का नाम है चकलक और एक का नाम है मखलक। चकलक मखलक, मैं इनको एक गन दे देता हूं और बोलता हूं भाई ये टारगेट है, इसको आप हिट करो, ये कोई टारगेट है, इसको आप हिट करो। तो चकलक का नंबर आया, इसने टारगेट को हिट किया। तो अगर चकलक ने टारगेट को हिट किया तो क्या मखलक भी टारगेट को हिट करेगा? सोचो, नॉट श्योर, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। मतलब ये तो चकलक की कैपेबिलिटी है कि वो टारगेट को हिट कर पाए गन से या ना कर पाए, यानी ये दोनों आपस में इंडिपेंडेंट हैं। ठीक है, तो टारगेट हिटिंग भी इंडिपेंडेंट हो गया, राइट। एक और देखो, सपोज करो ये दो कैरेक्टर हैं, एक का नाम है आलू, एक का नाम है कचालू। मैं इनको बोलता हूं कि भाई आप एक स्टोरी पढ़ के आ जाओ और आप मुझे स्टोरी नरेट करो। ठीक है, तो ये मुझे स्टोरी बताता है, ये मुझे स्टोरी बताता है। तो हूबहू जो मैंने स्टोरी दी है 10 पेजेस की, क्या ये सेम टू सेम वही वर्ड बताएगा जो ये बताएगा? नहीं बताएगा ना, मतलब कहीं ना कहीं ऊपर नीचे बात रहेगी। इसका मतलब स्टोरी नरेटिंग इन दोनों का इंडिपेंडेंट है, इनकी अपनी अपनी कैपेबिलिटी है। ठीक है, तो उसे कहते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। आई थिंक अब आपको समझ में आया होगा इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है, राइट। कैरेक्टर्स के नाम थोड़े से फनी हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो गाइस, इंडिपेंडेंट इवेंट के बारे में एक इंफॉर्मेशन है। आपने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकाली f/e की, तो इसका आंसर ना प्रोबेबिलिटी ऑफ f आता है, इंडिपेंडेंट अगर ये है तो। ठीक है, थोड़ा सा अभी समझना। ऐसे ही आपने प्रोबेबिलिटी निकाली e/f की, तो इसका आंसर प्रोबेबिलिटी ऑफ e आता है। रीजन, क्योंकि f/e का मतलब क्या है? इसका मतलब है ये इवेंट हो चुका है और ये इवेंट निकालना है, लेकिन f e के ऊपर डिपेंड ही नहीं है, ये तो आजाद है। तो अगर ये इसके ऊपर डिपेंड नहीं है तो इसका आंसर सीधा ये होगा, यानी ये और ये एक ही बात है। ठीक है, अब आपको मालूम है कि e/f का जो फॉर्मूला है, मैं एक फॉर्मूले की बात यहां पे कर रहा हूं, उसको थोड़ी देर के लिए होल्ड करो। ठीक है, ये थोड़ी सी टेक्निकल बात है, इसका प्रूफ भी है, जस्टिफिकेशन भी है, बट एग्जाम में कोई थियोरिटिकल प्रूफ नहीं आता, ये तो मैं आपको बता रहा हूं पॉइंट्स। ठीक है, आपको याद रखना है। e/f का फॉर्मूला होता क्या है भाई? ये होता है e∩f अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ f। अगर देखा जाए तो यही फॉर्मूला होता है, इसका भी आप बना सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहां बढ़ रहा हूं मैं आगे। अब जरा समझना, e/f, ये e/f है, इसके अपॉन मैंने 1 लेट किया और क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास आया e∩f इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी e/f और इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ f आ गया। ठीक है जी, यहां तक कोई इश्यू नहीं। प्रोबेबिलिटी ऑफ e∩f ओके है। अब क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है तो e/f को तो मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ e बोलूंगा। भाई मुझे याद है ना कि अगर ये इंडिपेंडेंट है तो e/f को मैं e बोलूंगा। ये जो फॉर्मूला मैंने लिया है, ये आप ये ले सकते हैं या ये ले सकते हैं, किसी से भी बना सकते हैं। ठीक है, ये मैं आपको जस्टिफिकेशन दे रहा हूं, प्रूफ करके दिखा रहा हूं एक चीज। तो इसकी जगह मैंने लिख दिया e, और ये क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ f। तो देखो ये रिलेशन निकल के आता है, ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये रिलेशन आपके काम का है। इसका मतलब अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी
उनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी की मल्टीप्लाई के बराबर होगी। ये थ्योरम है, तो ये आपको आना है और ये आपको याद रखना है। क्या कि अगर ई और एफ इंडिपेंडेंट इवेंट हैं तो उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी उनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी की मल्टीप्लाई के बराबर होगा। सपोज करो मैं बोलूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 1/5 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 1/2 है और इंटरसेक्शन 1/10 है, और मैं आपसे पूछूं बताओ ये इंडिपेंडेंट है, तो आपका आंसर होगा यस, क्योंकि ये 1/10, ये 1/5, ये 1/2, मल्टीप्लाई के बाद वो भी 1/10, तो इंडिपेंडेंट है। एक और एग्जांपल, मैं बोलता हूं ई 1/5 है और ये 1/2 है और इंटरसेक्शन 1/8 है, तो क्या इंडिपेंडेंट है? आप बोलोगे नो, क्योंकि इसका आंसर 1/8 है और इनकी मल्टीप्लाई के बाद आंसर 1/10 आ रहा है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। तो ये देखो यहां से मैंने आपको ये प्रूफ दिया है। ठीक है, तो ये पूरा प्रूफ करके आया कि इंडिपेंडेंट इवेंट की कंडीशन क्या है कि इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी उनकी मल्टीप्लाई के बराबर होती है। ठीक है, ये आपको बात याद रखनी थी कि F/E एफ ही होता है। रीजन क्योंकि एफ ई के ऊपर डिपेंड ही नहीं है, तो डिपेंड नहीं है तो इसका मतलब कंडीशनल है ही नहीं। भाई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या थी? नोटिस करो, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी देखा जाए तो डिपेंडेंट थी, ये तो इंडिपेंडेंट है। ये क्या चीज है? कंडीशनल, वो डिपेंडेंट थी। डिपेंडेंट का मतलब कि ये वाला इवेंट हो जाता था तब ये इवेंट होता था। याद करो, एक बात वो बताता था और एक बात वो पूछता था, है ना? जो मेरी वीडियो नंबर 1 थी उसके अंदर मैंने आपको ये बात बताई थी। बट यहां क्या है? यहां तो सिर्फ एफ की बात हो रही है। ये जो मैंने नोटेशन लिखी है इसका कोई रोल ही नहीं है, यानी अगर मैं इसे ना भी लिखूं तो ये और ये एक ही बात है। तो ये इसका थियोरेटिकल जस्टिफिकेशन है। ऐसे देखो, ये है E/F, है ना? इसका मतलब क्या होता था? ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हुआ करती थी। एफ इसमें दिया होता था और ये हमें निकालना होता था, है ना? लेकिन ये कैसा है? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है? ई और एफ का कोई लिंक ही नहीं है, इसका और इसका कोई लिंक ही नहीं है। तो इसका मतलब ये जो मैंने लिखा है ये एब्सर्ड है, बकवास है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो इसको मैं हटा के इसको मैं ऐसे करके बोल सकता हूं। तो ये इसका थियोरेटिकल जस्टिफिकेशन। बाकी मैंने किसी भी एक फॉर्मूले को लेकर कंडीशनल के और मैंने प्रूफ कर दिया कि दिस इज द रिलेशन। ये रिलेशन याद रखना, इंडिपेंडेंट की बात होगी तो इंटरसेक्शन का आंसर इन दोनों की मल्टीप्लाई के बराबर आना चाहिए, तो ही वो इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, तो इसका मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी थी और ये इंडिपेंडेंट है। ठीक है, डिपेंडेंट का मतलब जरा समझ लो। मान लो चंगू ने बोला कि भाई तू मेरा दोस्त है, तू ही मेरी जान है, तू ही सब कुछ है, और भाई मैं टेस्ट दूंगा तेरे बगल में बैठ के, जो कि होता है हमेशा। चंगू ने अपनी सीट पर जैसे लिखा, मंगू ने पूरा छाप दिया, सेम टू सेम, लाइन 1 लाइन 2 सेम टू सेम वर्ड छाप दिए। अब ये डिपेंडेंट हो गए। ठीक है, ओके, तो ये मैंने एक एग्जांपल देके आपको बताया नॉर्मली। तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट का कॉन्सेप्ट है, बड़े आराम से समझना। ऐसे कॉन्सेप्ट समझने में ज्यादा टाइम लगाओ, न्यूमेरिकल तो मक्खन की तरह हो जाएंगे। एक कंफ्यूजन यहाँ बच्चों को होती है हमेशा इंडिपेंडेंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में। ठीक है, पहले समझना बड़े आराम से। देखो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है सेट, सेट की बात हो रही है। ठीक है, मतलब ए मेरे पास कोई इवेंट है, इसमें सैंपल पॉइंट लिखे हुए हैं, बी मेरे पास कुछ इवेंट है, इसमें सैंपल पॉइंट लिखे हुए हैं। मैं देखूंगा कॉमन, ए और बी में कॉमन, कॉमन आएगा मेरा 0, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ठीक है, जब ए और बी में इवेंट कुछ भी कॉमन ना आए, इवेंट कुछ भी कॉमन ना आए, तो उसे बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। इसका मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में अगर प्रोबेबिलिटी निकालोगे कॉमन की तो वो तो 0 ही आएगा। ठीक है, तो ये बात हुई क्लियर। यहां पे सेट की बात हो रही है, इवेंट की बात हो रही है। इवेंट अगर 0 आएगा तो प्रोबेबिलिटी 0 ही आएगी। अब आती है बात इंडिपेंडेंट की। इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि ए अलग एक बंदा है, बी अलग एक बंदा है, और इन दोनों की मल्टीप्लाई से जो आंसर आ रहा है वो आंसर वही आ रहा है जो उनके इंटरसेक्शन का आंसर आ रहा था। मतलब इन दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन है, ए में और बी में कुछ कॉमन है, वो कॉमन निकल के आएगा। अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो वो इंडिपेंडेंट है। इसका प्रूफ अभी हमने देख ही लिया पीछे। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट में इंटरसेक्शन मल्टीप्लाई के इक्वल होता है और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में इंटरसेक्शन 0 होता है, इसलिए प्रोबेबिलिटी 0 होती है। तो ये बातें ध्यान रखें, कंफ्यूजन क्रिएट ना करें। एक्चुअली मैं सोचता हूं स्टूडेंट के हिसाब से, मैं ये मान लेता हूं कि मैं एक स्टूडेंट हूं तो मुझे क्या क्या दिक्कत हो सकती है, इस तरीके से मैं आपके साथ डील करता हूं। ठीक है, कुछ की पॉइंट्स आ गए, कुछ की पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट। तो आपने अभी अभी देखा कि अगर 2 इवेंट इंडिपेंडेंट हैं तो उनके इंटरसेक्शन का आंसर मल्टीप्लाई में बदल जाता है, अलग अलग इंडिविजुअल। ठीक है, ये साइन मल्टीप्लाई का है। ऐसे अगर 3 इंडिपेंडेंट इवेंट हैं तो उनके इंटरसेक्शन का आंसर मल्टीप्लाई में बदल जाएगा। आया समझ? तो यानी आपको ये बात पता लग गई। 4 होंगे तो चारों का मल्टीपल। अब देखो स्मेलिंग फेज आ गया, लॉजिक। लॉजिक जरा ध्यान से देखो। अगर ध्यान से देखा जाए
तो इसका मतलब इंडिपेंडेंट इवेंट की जब भी बात होगी तो और इंटरसेक्शन की बात होगी तो इसका मतलब इंटरसेक्शन बदल जाएगा डॉट में। डॉट का मतलब मल्टीप्लाई में। तो ध्यान रखना, इंडिपेंडेंट इवेंट में, पूरी बात सुन लेना, इंडिपेंडेंट इवेंट में इंटरसेक्शन का मतलब मल्टीप्लाई होता है या डॉट होता है, दोनों का मतलब एक है, ठीक है। और यूनियन का मतलब होता है प्लस, ये तो स्टार्टिंग से हम जानते ही हैं कि यूनियन का मतलब होता है प्लस। इसे बोलते हैं और इसे बोलते हैं एंड। तो ये बात याद रखें, एंड का मतलब इंटरसेक्शन या बोथ या कॉमन, इसका मतलब डॉट या मल्टीप्लाई, केवल इंडिपेंडेंट इवेंट में, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, टारगेट हिटिंग, तो याद रखना, या विनिंग, विनिंग के भी न्यूमेरिकल लूंगा मैं। और इसका मतलब यूनियन, और जहां आएगा यूनियन इसका मतलब प्लस होता है। तो ये लॉजिक बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, बड़े ध्यान से समझना। देखो हमारा बंदा भी समझ रहा है ये, ठीक है। एंड का मतलब मल्टीप्लाई, यूनियन का मतलब प्लस, ये और है और ये एंड है, ओके। चलिए अब एक इसके अंदर नया कॉन्सेप्ट आता है, विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है। जरा ये और समझ लो, उसके बाद न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएंगे। देखो विद रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है, मान लो आपके पास कोई झोला है, झोला समझते हो, बैग, थोड़ा देसी भाषा हो गया झोला। ये आपके पास कोई झोला है, इसके अंदर बॉल्स पड़ी हुई हैं, बहुत सारी बॉल्स हैं, ठीक है। ये है, सपोज करो इस झोले के अंदर 10 रेड बॉल है, ओके, और 9 ब्लैक बॉल है, इतनी है। मैं आपसे बोलता हूं मुझे 5 बॉल्स दे दो, या 5 ज्यादा हो जाएंगी, मुझे आप 3 बॉल्स दे दो, ठीक है, 3 रेड बॉल दे दो। आप यहां पे मुझे 3 रेड बॉल दे दो और विद रिप्लेसमेंट है, क्योंकि मैंने विद रिप्लेसमेंट के नीचे क्वेश्चन में लिखा हुआ होता है। इसका मतलब ये कि मैं 1 बाय 1 बॉल निकालूंगा। पहली बॉल निकाली, मैंने झोले में हाथ डाला, पहली बॉल निकाली, और मैं रेड की बात कर रहा हूं तो रेड ही निकलेगी। हालांकि यहां पर बात हो रही है कि अगर मैं बैग के अंदर हाथ डालूंगा तो बॉल तो कोई सी भी आ सकती है, लेकिन मैं तो रेड की बात कर रहा हूं, ये मेरा इवेंट है। तो इवेंट का मतलब इवेंट की बात करो, रेड की बात करो, तो 3 रेड बॉल। तो रेड बॉल मैं, अच्छा, विद रिप्लेसमेंट का मतलब है 1 बाय 1 करके मुझे बॉल निकालनी है। तो मैंने पहली बॉल निकाली, फिर मैंने दूसरी बॉल निकाली, फिर मैंने तीसरी बॉल निकाली, इस तरह से मैंने 3 बॉल निकाली, है ना। एंड, अरे यार एंड ही तो बोलूंगा कि आई ड्रॉ फर्स्ट बॉल एंड आई ड्रॉ सेकंड बॉल एंड आई ड्रॉ थर्ड बॉल। और आपको पता है एंड का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, डॉट। तो देखो इसका यूज, लॉजिक समझ में आ रहा है। अब ध्यान से जरा देखना, पहली रेड बॉल, तो रेड बॉल कितनी है 10, टोटल कितनी है 9, तो पहली रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी होगी 10/19, ठीक है, ओके। अब निकालूंगा मैं दूसरी, जो रेड बॉल मैंने इसमें से निकाली थी वो देखने के बाद मैंने दोबारा बैग के अंदर रिप्लेस कर दी, जब भी तो लिखा है विद रिप्लेसमेंट, मतलब देख, बॉल को निकाला, देखा और वापस डाल दिया। अब निकालूंगा मैं दूसरी, दूसरी की भी 10/19 रहेगी। रीजन, क्योंकि जो बॉल मैंने निकाली थी वो दोबारा रिप्लेस हो गई, तो नंबर ऑफ रेड बॉल तो 10 ही रहेगा, कम थोड़ी होगा, क्योंकि मैं निकालकर वापस भी तो डाल रहा हूं। फिर तीसरी निकलेगी, उसकी भी 10/19 रहेगी। तो विद रिप्लेसमेंट में प्रोबेबिलिटी सेम रहती है। और ये मल्टीप्लाई क्यों आया, क्योंकि एंड है, एंड का मतलब इंटरसेक्शन है, समझ में आया। तो ये लॉजिक देखो, जिसको ये बात समझ में नहीं आई है वीडियो को रोक दो, आराम से टाइम दो अपने आप को, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो विद रिप्लेसमेंट में प्रोबेबिलिटी सेम रहती है, क्योंकि बॉल निकलने के बाद वापस चली जाती है, तो नंबर कम नहीं होते, और ये बीच में मल्टीप्लाई। अब आते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट में, एग्जाम्पल में यही वाला लूंगा, ओके। मैं कह रहा हूं 3 रेड बॉल निकाल दो, अच्छा जी, और विदाउट रिप्लेसमेंट क्वेश्चन के अंदर दिया होगा। तो मैं पहली बॉल निकालूंगा, फिर दूसरी बॉल निकालूंगा, फिर तीसरी निकालूंगा, एंड आएगा, ठीक है। ऐसे तो बोलूंगा आई ड्रॉ फर्स्ट रेड बॉल एंड आई ड्रॉ सेकंड रेड बॉल एंड आई ड्रॉ थर्ड रेड बॉल, या और बोलूंगा कि पहली बॉल निकाली या फिर दूसरी, और तो आएगा ही नहीं ना, तो इसलिए एंड आएगा। अब देखो पहली रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी होगी 10/19, ठीक है, दूसरी की होगी 9/18। बताओ किसको समझ आया, नहीं आया, बोलो जल्दी, आ गया। अच्छा क्यों भाई, अरे विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब बैग में से जो रेड बॉल निकाल ली वो वापस नहीं रखी, वो अपने पास ही रख ली, अपनी पॉकेट में डाल ली, तो इसके अंदर टोटलिटी तो कम हो गई ना। टोटल बॉल 19 थी, अब रह गई 18, और रेड बॉल भी एक कम हो गई, यानी 10 थी तो अब रह गई 9, जब भी तो 9 और 9 18 रह गया, तो इसलिए सेकंड बॉल 9 रेड बॉल में से कोई ना कोई होगी, इसलिए 9/18 आएगा, ठीक है। थर्ड बॉल 8/17, क्यों, क्योंकि फिर एक बॉल हो गई कम, विदाउट रिप्लेसमेंट है, बैग में वापस नहीं दी। तो नोटिस करने वाली बात, विदाउट रिप्लेसमेंट में देखो बॉल कम होती जा रही है, ऊपर भी नीचे भी, ऊपर भी नीचे भी, ऊपर भी नीचे भी, क्योंकि अगर रेड बॉल कम होगी तो टोटल भी तो कम हो ही जाएगा।
तो ये विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट था। ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट वाले को हम इससे भी सॉल्व कर सकते हैं, एनसीआर से। ठीक है, एनसीआर मैंने आपको बताया था वीडियो 1 में बेसिक, तो ये यहां लगता है, यहां नहीं लगता। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन में लिखा नहीं होता विद रिप्लेसमेंट या विदाउट रिप्लेसमेंट, तो कुछ भी ना लिखा हो तो विदाउट रिप्लेसमेंट माना जाएगा, बाय डिफॉल्ट विदाउट रिप्लेसमेंट। ध्यान रखना, कुछ भी ना लिखा हो तो विदाउट रिप्लेसमेंट। तो ये की पॉइंट्स हैं, इनको अच्छे से नोट कर लो, फिर आगे बढ़ना। गाइस देखिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बड़े आराम से पढ़ना। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 3/5 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/5 है। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी मांग रहा है, ओके, और कंडीशन दे रहा है कि ए और बी इंडिपेंडेंट है। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 1 तो आपसे देखो हो ही गया सॉल्व, है ना। आपसे मांगा है इसने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो आपको मालूम है इंडिपेंडेंट बोलते ही आपको ध्यान आ जाता है कि इंटरसेक्शन का मतलब मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो रिजल्ट आपके पास ऑलरेडी है, ये 3/5 है ए और बी 1/5 है, तो 3/25 विल बी योर रिजल्ट। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलो इंडिपेंडेंट की बात हो गई। गाइस क्वेश्चन नंबर 3 देखो सबसे पहले, फिर 2 देखना, पहले 3 देखना। ओके, 3 चलो पहले 2 देख लो। ओके, पहले 2 ही देखते हैं, फिर 3 देखेंगे। ध्यान से देखो, कह रहे 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट। ओहो, ध्यान से देखो, विदाउट रिप्लेसमेंट 2 कार्ड्स निकालें। ठीक है, फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, मतलब ये 52 कार्ड्स हैं, इसमें से मैंने 2 कार्ड निकाल लिए और विदाउट रिप्लेसमेंट है, लिखा हुआ है, ध्यान रखना। ठीक है, तो कह रहा है फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कार्ड्स आर ब्लैक, कह रहा है दोनों कार्ड ब्लैक हो, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। ध्यान से देखो बेटा, आपसे कह रहा है 2 ब्लैक कार्ड की प्रोबेबिलिटी, तो बताओ जरा ब्लैक कार्ड होते कितने टोटल, 26। तो पहले की आएगी 26/52 एंड दूसरे की आएगी क्या, 25/51। ठीक है, एंड क्यों आया, इसका मतलब है पहला कार्ड, फिर मैंने निकाला दूसरा कार्ड, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था ना बॉल वाला, उस टाइप से है। तो देखो कम होता चला गया, ऊपर भी नीचे भी। ओके, ये तो इसका एक वे है। या फिर मैं देखो इसको इस तरह से भी कर सकता हूं कि 26c/2 और टोटल 52c/2, कॉम्बिनेशन लगा दिया मैंने। ब्लैक की बात हो रही है तो ब्लैक 26 है, उसमें से कोई से भी 2 ब्लैक कार्ड आ जाए, स्पेसिफिक थोड़ी बोला है, इसने कहा 2 ब्लैक कार्ड, तो 26 में से कोई से भी 2 और नीचे 52 में से कोई से भी 2, कॉम्बिनेशन लगाओ, अलग अलग फॉर्मूला, आंसर यही आएगा। तो ये इजी वाला है। ठीक है, लेकिन ये भी पता होना चाहिए क्योंकि फ्यूचर में हम ये भी यूज करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, बड़े आराम से लॉजिक समझना, क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया। कह रहा है अ बॉक्स ऑफ ऑरेंजेस इज इंस्पेक्टेड बाय एग्जामिनिंग 3 रैंडमली सेलेक्टेड ऑरेंजेस ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट। ध्यान से देखो, विदाउट रिप्लेसमेंट है। ओके, अच्छा एक बात बताओ, जब भी कोई फैक्ट्री होती है या कोई गोडाउन होता है, उसमें बहुत सारा माल होता है, तो सैंपलिंग के हर आइटम की होती है, हर आइटम को इंडिविजुअली चेक करते हैं? नहीं, हम क्या करते हैं, जैसे एक लॉट है, उसके अंदर 1000 आइटम है, तो उसमें से कोई से भी रैंडमली 4-5 आइटम उठा लेते हैं। अगर वो 4-5 आइटम सही हैं तो हम मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि ये लॉट सही है और इसे मार्केट में भेज दो। ठीक है, तो सैंपलिंग के मेथड से हम टेस्टिंग करते हैं। तो वही यहां पर है, यहां पर रैंडमली 3 ऑरेंजेस निकाले विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, और उनको इसने टेस्ट किया, अगर वो तीनों गुड हैं तो बॉक्स अप्रूव हो जाएगा मार्केट में भेजने के लिए, और अगर उन तीनों के अंदर डिफेक्ट है या 2 के अंदर डिफेक्ट है तो उसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो सैंपलिंग के रिजल्ट के बेसिस पर डिसीजन लिया जाएगा। ठीक है, ये प्रैक्टिकल बात मैंने आपको बताई है। आगे देखते हैं, इफ ऑल 3 ऑरेंजेस आर गुड देन बॉक्स इज अप्रूव्ड फॉर सेल। ठीक है, ये मैं बता दिया, अदरवाइज इट इज रिजेक्टेड। अच्छा, मतलब वो बॉक्स रिजेक्ट हो जाएगा, उसको मार्केट में नहीं भेजेंगे ड्यू टू बैड क्वालिटी। ठीक है, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट बॉक्स कंटेनिंग 15 ऑरेंजेस, मतलब हर एक बॉक्स में 15 ऑरेंजेस हैं। ठीक है, 15 ऑरेंजेस हैं, जब भी तो 3 निकाल लेता है, 3 अगर टेस्ट हो गए, अच्छे निकले, तो बचे कितने, 12 का पूरा पैक हो गया, दर्जन हो गया, मार्केट में भेज दिया, और विदाउट रिप्लेसमेंट है। ठीक है, अच्छा जी, इसके अंदर अब बातें हो रही हैं, इसमें बोल रहा है आउट ऑफ विच 12 आर गुड एंड 3 आर बैड। लो जी भाई साहब, ये तो लोचा हो गया। कह रहा है 3 तो यहां पर बैड है,
ठीक है, और 12 यहाँ पे गुड है, मतलब हर एक बॉक्स में ऐसा है। अब तो यहाँ तो गड़बड़ भी हो सकती है भाई, उसने जब 3 ऑरेंजेस निकाले, हो सकता है तीनों गुड आ गए हो, है ना, तो उसका मतलब मार्केट में बॉक्स तब भी जाएगा। तो ऐसा तो होता ही है, आप लोगों ने नोटिस किया होगा, जब भी आप कोई पैकेट लेके आते हैं या कोई बॉक्स लेके आते हैं फ्रूट्स का, तो उसमें एक आध फ्रूट या 2-3 फ्रूट खराब निकल जाते हैं। तो देखो ये वाला क्वेश्चन उस वाली फिलॉसफी को सच साबित कर रहा है ना। तो मजेदार क्वेश्चन है। आगे बोलता है अच्छा आगे क्या बोल रहा है, ऑरेंजेस आउट ऑफ हिज 12 आर गुड एंड 3 आर बैड वन विल बी अप्रूव्ड फॉर सेल। ठीक है, तो इसने सारी कंडीशन दे दी। इसने कहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी, देखो ध्यान से देखना, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, और बीच में ब्ला ब्ला ब्ला, एंड में लिखा है अप्रूव्ड फॉर सेल। मतलब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि हमारे पास 3 जो ऑरेंजेस आए हैं वो गुड आए हैं। ठीक है, हालांकि इसके अंदर बैड भी अवेलेबल है, लेकिन लकीली हमने बॉक्स के अंदर हाथ डाला और हमारे हाथ में इसमें इस वाले लॉट में से 3 ऑरेंजेस निकल के आ गए। तो इसका मतलब 3 इसमें से निकल गए, तो 9 बचे, 9 और 3 12, बॉक्स तैयार और मार्केट में चला गया। वो गलत वाले भी उसके अंदर चले गए। वो तो सैंपलिंग के ऊपर बात है भाई, लकीली हमारे हाथ में तीनों आ गए गुड। अच्छा, हमें कैसे पता कि इसमें गुड की निकालनी है, इसने लिखा हुआ है ना कि बॉक्स अप्रूव हो जाए, ठीक है, तो इसलिए ये निकालनी है। तो देखो बहुत सारी आपको जनरल नॉलेज भी मिल गई इस वाले क्वेश्चन से। तो 3 गुड निकालने विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी इसमें से आएंगे। तो पहला गुड आएगा तो उसकी होगी 12/15। 15 क्यों भाई, टोटल तो 15 ही है। दूसरा जो गुड आएगा वो उसकी होगी 11/14, एक एक कम होता जा रहा है। अगला उसकी होगी 10/13। सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन बड़ा था लेकिन मजेदार था, जनरल नॉलेज भी आपको मिली। ठीक है गाइस, क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, क्वेश्चन बड़े आराम से पढ़ना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो पहले 4 क्या कहता है। ये बोल रहा है अ फेयर कॉइन एंड एन अनबायस्ड। ये जो अनबायस्ड वर्ड है ये बार बार आएगा क्वेश्चंस में। अनबायस्ड का मतलब है भेदभाव ना करना। ठीक है, जैसे स्कूल में होता है ना आपके साथ कि जैसे आपकी क्लास है तो कई टीचर ऐसे होते हैं जिनके चेले होते हैं। कुछ बच्चे जिन्होंने काम अच्छा नहीं भी किया होता तब भी वो उनको अप्रिशिएट कर देते हैं कि यस देखो ऐसा काम करो। और आपने बहुत अच्छा काम किया होता है लेकिन टीचर आपसे थोड़ा सा अनबन रहती है, चिढ़ता है, तो आपके काम को वो बेकार बता देता है, तो वो बायस्डनेस हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर अनबायस्ड है। अनबायस्ड का मतलब नॉर्मल, भेदभाव ना करना, अनबायस्ड। ठीक है, तो अ फेयर कॉइन एंड अनबायस्ड डाइज आर टॉस्ड। एक कॉइन और एक डाई फेंकी। तो खुद सोचो यार, जब एक कॉइन और डाई फेंकोगे तो क्या क्या आ सकता है। या तो आएगा हेड के साथ 1, या हेड के साथ 2, या हेड के साथ 3, या हेड के साथ 4, हेड के साथ 5 और हेड के साथ 6, या फिर टेल 1, टेल 2, ठीक है, टेल 3, टेल 4, टेल 5 और टेल 6। इस तरह से सैंपल स्पेस आ गया। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। कहता है ए यहां पर है हेड अपीयर ऑन कॉइन, यानी जो ए है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो होगी वो क्या होगी, हेड अपीयर। तो हेड वाले देखो यहाँ कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6/12 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। 12 क्यों, क्योंकि टोटल तो 12 है ना, ये सारे सैंपल स्पेस नंबर ऑफ एस यहाँ पे 12 है। और प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। ठीक है, काटा पीटी मत करो, ऐसे रहने दो। बी क्या है, 3 ऑन डाई। बी यहाँ पे 3 ऑन डाई है, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगी, ध्यान देना इंफॉर्मेशन पे। इसने कहा 3 ऑन डाई, इसने हेड टेल के बारे में कुछ नहीं कहा, तो 3 वाले सारे उठा लो। तो देखो एक तो ये वाला 3 है, हालांकि हेड है कोई प्रॉब्लम नहीं, 3 तो है। एक ये वाला 3 है, हालांकि टेल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे इसमें हमने सिर्फ हेड वाले उठाए थे, आगे 1 2 3 से हमें कोई मतलब नहीं था, तो ये 2 इवेंट दिख रहे हैं, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी होगी इसकी 2/12। ठीक है, काटा पीटी हो सकती है लेकिन मैं नहीं काटूंगा, एलसीएम नहीं बिगाड़ूंगा, बाद में कर लूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है चेक करो ए और बी इंडिपेंडेंट है या नहीं है। ओहो, इंडिपेंडेंट चेक करवा रहा है, तो उसका मतलब फिर तो हमें इंटरसेक्शन की भी प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी। तो इंटरसेक्शन निकालो भाई। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, ए और बी में कॉमन। ए क्या था, हेड वाले, बी क्या था, 3 वाले। तो जरा देखो कुछ कॉमन है जिसमें हेड भी और 3 भी हो, दोनों बातें। एंड का मतलब कॉमन, हेड भी हो और 3 भी हो, एक इवेंट है ये वाला, इसके अंदर हेड भी है 3 भी है। ठीक है, कॉमन आ गया। कॉमन कितना है, 1, तो 1/12 ये आ गया। अब चेक करते हैं, अगर ये तो इंटरसेक्शन है। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं ए और बी की मल्टीप्लाई करके, क्या इनकी मल्टीप्लाई ये रिजल्ट देती है। चेक करो, ये 6/12 है, ये 2/12 है, 6 से कटा 12, 12 से कटा ये 1/12। अरे वाह, मजा आ गया, मल्टीप्लाई का आंसर इसके इक्वल आ गया। यानी यहाँ पे आप कह सकते हो कि पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की मल्टीप्लाई के। तो आपका रिजल्ट रहेगा यस,
ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो मजेदार क्वेश्चन है, बोर नहीं होना है। चलो अगला वाला आप खुद कर लेना, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 भी आप खुद कर लेना। ठीक है, तो देखो दोनों तीनों क्वेश्चन हो गए, तो डिफिकल्ट नहीं है यार, आराम से करो, लेकिन कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करो बस। ठीक है, इस क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पर, बड़े आराम से देखना। ये क्वेश्चन 7 ना एग्जाम में आया भी हुआ है कई बार, 1 या 2 मार्क्स में ही आएगा अगर आएगा तो। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है 1/2 और यूनियन दिया हुआ है 3/5 और बी दिया हुआ है पी, यानी बी की वैल्यू नहीं मालूम, कह रहा है पी बता दो। ठीक है, और 2 कंडीशन दी है। पहली कंडीशन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है ए और बी, मतलब इंटरसेक्शन 0 होगा। दूसरी कंडीशन इंडिपेंडेंट है, यानी पहली का दूसरी से कोई लिंक नहीं है। ठीक है, तो ध्यान से देखो जरा, मैं बता रहा हूं पहले पहली कंडीशन। इसने कहा है प्रोबेबिलिटी सबकी दी हुई है और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का है, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, और इसने यूनियन भी दिया हुआ है, तो मैं ऐसे लिख दूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और माइनस यहां आता है इंटरसेक्शन। फॉर्मूला तो एक्चुअल में यही वाला है ना, एडिशन थ्योरम 11th में भी था ये। यूनियन का फॉर्मूला ये है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। अब डालो उसके अंदर वैल्यू। मैं पहला केस लिया है, ध्यान रखना। यूनियन है मेरा 3/5, इट्स ओके। ए है मेरा 1/2, इट्स ओके। बी मेरा है पी, इट्स ओके। ये होगा मेरा 0। क्यों? अरे म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है भाई, इंटरसेक्शन 0 होता है। ठीक है, इसे आप सॉल्व कर लो। 3/5 इधर माइनस 1/2 इज इक्वल टू पी, और आपका आंसर आ गया जी कितना, 2 एलसीएम लोगे तो 2 3 6, 1/10 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसका सेकंड पार्ट। इसने कहा इंडिपेंडेंट। अब बहुत से बच्चे पता है यहाँ पे क्या गलती कर देते हैं, वो सोचते हैं पी निकल गया और पी को यहाँ पे यूज कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना, इसका इससे कोई लिंक नहीं है। इसने कहा इंडिपेंडेंट, लेकिन फॉर्मूला तो वही लगेगा, ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन, ये लगेगा फॉर्मूला तो। ठीक है, अब क्योंकि इसने कहा इंडिपेंडेंट, तो थोड़ा सा मैं इसको बदलाव कर देता हूं। ए यूनियन बी ऐसी रहेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऐसी रहेगा, बी ऐसी रहेगा, माइनस ये जो इंटरसेक्शन है ना, इसका मतलब हो जाएगा पी ए इंटू पी बी। भाई इंडिपेंडेंट में इंटरसेक्शन मल्टीप्लाई में आ जाता है, ये दोनों इक्वल होते हैं इंडिपेंडेंट में। ठीक है, इसकी वैल्यू 3/5, ए की वैल्यू 1/2, ठीक है, बी की वैल्यू p, इसकी वैल्यू 1/2, इसकी वैल्यू p। ठीक है, इसे आप सॉल्व करोगे, एल पी वाले एक तरफ, ये नंबर एक तरफ, तो आपका आंसर 1/5 आ जाएगा p का। तो आप ट्राई करें। ठीक है जी, आगे देखो अगला क्वेश्चन आप कर सकते हो। ए और बी इंडिपेंडेंट है, पी ए दिया हुआ है 0.3, डेसिमल में हम डील नहीं करेंगे, तो ये 3/10 हो जाएगा। बी दिया हुआ है 0.4, डेसिमल में डील नहीं करेंगे, ये 4/10 हो जाएगा। इंटरसेक्शन आप निकाल सकते हो क्योंकि इंडिपेंडेंट है ना। कैसे निकालोगे? अरे मल्टीप्लाई। और सेकंड फिर यूनियन आप निकाल सकते हो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। ओके, थर्ड ए स्लैश बी, ये तो कंडीशनल की बात आ गई, ए स्लैश बी भी आप निकाल सकते हो। कैसे? प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन अपॉन बी। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के भी हैं। ओके, तो ध्यान रखना, कंफ्यूज मत हो जाना कि इंडिपेंडेंट कंडीशनल, भाई जहां जैसा लिखा है वैसा डील करो। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 9 भी आप एक बार देख लो। पी ए आपको दिया हुआ है, पी बी आपको दिया हुआ है, इंटरसेक्शन इसने पूछा है नॉट ए नॉट बी। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, नॉट ए नॉट बी। ठीक है, थोड़ा सा हिंट दे देता हूं आपको ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं। ऑलराइट, देखो इसने मांगा है नॉट ए नॉट बी, तो प्रोबेबिलिटी नॉट ए को ऐसे बोलते हैं ए, एंड नॉट बी को ऐसे बोलते हैं, इसे बोलते हैं नाइदर नॉर। क्या बोलते हैं? नाइदर नॉर, ये बता चुका हूं मैं, नाइदर नॉर बोलते हैं। और डिमॉर्गन लॉ से इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, या कभी कभी ना ऐसे लिखा भी आ जाता है, ये भी नॉट है, कॉम्प्लीमेंट है। और आपको पता है ना, नॉट हटाने के लिए टोटल में से माइनस करते हैं, टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है, तो 1 में से लेस कर दो ए यूनियन बी। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है जी, बाकी इंफॉर्मेशन तो आपके पास है ही। अरे यूनियन कहां से लाओगे? यूनियन ऐसे निकालोगे यार, ए पता है, बी पता है, ए पता है, इसमें डाल के निकाल देना। तो आप ट्राई कर लो। क्वेश्चन नंबर 10, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, नॉट ए और नॉट बी दिया हुआ है, और इसने मांगा है क्या ये इंडिपेंडेंट है। तो इंडिपेंडेंट है या नहीं इसका पता तो इंटरसेक्शन से पता चलेगा। तो देखो जरा यहां पर भी, इसके लिए भी आपको हिंट दे देता हूं मैं। ठीक है, देखो इसने कहा नॉट ए, तो ये नॉट ए का साइन ये रहा, और का मतलब यूनियन होता है, नॉट बी ये रहा साइन, इसका मतलब होता है एटलीस्ट नॉट। याद करो, एटलीस्ट नॉट इसका मतलब है। तो इसको डिमॉर्गन लॉ से ऐसे बोल सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ये बदल जाता है ना डिमॉर्गन में,
और इसको बोलेंगे 1 माइनस इंटरसेक्शन ये। अब डाल दो वैल्यू, इसकी वैल्यू हमारी कितनी है, इसकी वैल्यू 1/4 है, ठीक है। तो 1/4 ये 1, इसकी वैल्यू कितनी है इंटरसेक्शन की, इंटरसेक्शन की तो है ही नहीं, चलो इंटरसेक्शन की वैल्यू तो है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ये इंटरसेक्शन ऐसे रहने दो, इसे उठा के ले आओ इधर और इसे इधर, तो इंटरसेक्शन का जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा हमारा 3/4। तो देखो इंटरसेक्शन का रिजल्ट क्या ए और बी की मल्टीप्लाई के बराबर आ रहा है, इसका आ रहा है 7/24, इसका आ रहा है 3/4, बराबर नहीं आ रहा है, इसका मतलब इंडिपेंडेंट नहीं है, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए जी, आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, ए एंड बी, एंड का मतलब इंटरसेक्शन, मल्टीप्लाई से निकल जाएगा, ए एंड नॉट बी, इसका भी जरा हिंट देख लो एक बार, ए एंड नॉट बी का, ठीक है। कॉन्सेप्ट है, ये सारी चीजें एक्चुअल में 11th क्लास में थी, इंडिपेंडेंट वर्ड नहीं था, लेकिन ये सब 11th क्लास में ऐसे न्यूमेरिकल थे। तो देखो इसका, इसने बोला है ए नॉट बी, तो ये ए है, एंड का मतलब इंटरसेक्शन, और ये इसका मतलब है ओनली ए बट नॉट बी, तो इसको ऐसे डील करते हैं, ए में से लेस कर देते हैं इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन आपका निकल चुका है, वैल्यू डालो, आंसर निकालो। अगला ए और बी, ये आपको पता है यूनियन। अगला नाइदर ए नॉर बी, नाइदर नॉर तो ये वाला होता है, ये और ये, इसे नाइदर नॉर या नन कहते हैं, तो निकाल देना, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन ट्राई करो अच्छे से, शाबाश, मुश्किल नहीं है, कॉन्सेप्ट है बस। हाँ जी गाइस, क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, पहला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा छोटा क्वेश्चन है लेकिन परेशान करने वाला क्वेश्चन है। ये बोल रहा है अ डाई इज टॉस थ्राइस, एक डाई फेंकी 3 बार, ठीक है जी, 3 बार डाई फेंक दी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एट लीस्ट वंस, कह रहा है ऑड नंबर कम से कम एक बार आया है, इसका मतलब 3 थ्रो हुई है, हो सकता है पहली बार में ऑड नंबर आ गया हो, एक बार आ गया, या फिर दूसरी बार में आया हो, या फिर तीसरी बार में आया हो, या पहली 2 बार में आया हो, या दूसरी और तीसरी बार में आया हो, या तीनों बार में आया हो, तो बहुत सारे केसेस बनेंगे, है ना। तो यानी हमें यहाँ पर अगर सीधी अप्रोच अपनाएंगे तो आंसर आ नहीं पाएगा, फंस जाएंगे। तो देखो यहाँ पे ये अप्रोच आप अपनाना, इधर देखो ध्यान से, आप यहाँ लिखो लेट, यहाँ पर पी क्या है, ऑड नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर, क्योंकि ऑड नंबर की बात हो रही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर, तो ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी डाई में होती है 3/6, है ना। अरे डाई में 1 2 3 4 5 6 होता है, तो उसमें ऑड नंबर 1 3 5, तो 3 नंबर हो गए, टोटल 6 हो गया, मैं कट करूंगा तो 1/2 आएगा, ठीक है। और क्यू ले लेते हैं, क्यू क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ऑड नंबर, नॉट ऑड नंबर, तो याद है बर्नौली ट्रायल मैंने बताया था, P + Q = 1, यस और नो, तो अगर ये सक्सेस की है तो फेलियर की 1 में से लेस कर दो इसे, तो ये कितना आएगा, 1/2 आ जाएगा, ठीक है जी, इट्स ओके। अब मुझसे मांगी गई है प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट 1 ऑड नंबर की इन 3 ट्रायल, 3 बार ट्रायल हुआ है, 3 बार फेंका है, तो कम से कम एक बार ऑड नंबर आया हो। तो देखो टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है, आपको मालूम है टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है, तो मैं 1 में से लेस कर रहा हूं 3 बार फेलियर, ये देखो ऐसे करके। अब ये अप्रोच है, समझना ध्यान से, ये तो हो गई टोटल प्रोबेबिलिटी, ये हो गई कि तीनों बार ऑड नंबर नहीं आया, तीनों बार ऑड नंबर नहीं आया, उसको मैंने लेस कर दिया 1 में से, तो मेरा आंसर आ जाएगा तीनों बार ऑड नंबर आया, ठीक है। देखो 1 माइनस क्यू कितना है, 1/2, 1/2, 1/2 मल्टीप्लाई करूंगा तो 1/8, और आंसर आएगा 7/8, ठीक है। अब बात आती है ये अप्रोच क्यों अपनाई, ध्यान से देखो भाई, अगर मैं सीधा रास्ता इसमें अपनाता तो मेरे पास 3 टॉस हुए, 3 थ्रो हुई, हो सकता है पहली बार में आया, इन दोनों में नहीं आया, या इसमें आया, इन दोनों में नहीं आया, इसमें आया, एक तो ये अप्रोच होती, या फिर इन दोनों में आ गया, इसमें नहीं आया, या इन दोनों में आ गया, तो मुझे सारा खेल बनाना पड़ता है ना। अगर किसी ने ये बोल दिया कि सर आप इस तरह से कर रहे हो, इससे बढ़िया ये कर देते, पी तीनों बार आ गया, अरे ये तो एक केस है ना कि तीनों बार आ गया, इसने ये थोड़ी कहा है कि तीनों बार आया, इसने कहा एटलीस्ट 1, इसीलिए 1 में से लेस किया है, नो वाला, मतलब यस प्लस नो = 1, तो तीनों बार, तो यहाँ पे नो वाला केस तो बनाना इजी है कि तीनों बार नहीं आया, तो 1 में से लेस करेंगे तो ये सारे केस आ गए जो हम सोच रहे थे। तो देखो छोटा क्वेश्चन लेकिन परेशान करने वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, ऊपर लिखा देखो जी, क्वेश्चन बड़े आराम से देखो, इसने कहा 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम विद रिप्लेसमेंट, क्वेश्चन में क्लियर कट का है विद रिप्लेसमेंट, ठीक है, फ्रॉम अ बॉक्स कंटेनिंग 10 ब्लैक एंड 8 रेड बॉल, ठीक है जी। तो बॉक्स मेरे सामने ये रहा, ये मेरा बॉक्स है, इसके अंदर रेड कितनी है और ब्लैक कितनी है जरा देख लो, इस तरह से डायग्राम बना दिया करो एग्जाम में। इसमें जी 10 तो रेड है आपकी, और नहीं सॉरी
10 ब्लैक है, 10 आपकी ब्लैक है और 8 आपकी रेड है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो केसेस, बड़े आराम से देखना। पहला केस इसने कहा बोथ बॉल्स आर रेड, तो पहला केस आ गया जी, प्रोबेबिलिटी बोथ बॉल्स आर रेड, इसके निकाल रहे हैं। तो 1 बाय 1 निकलेगी, 1 बाय 1, 2 बॉल निकाली है, विदाउट रिप्लेसमेंट है। तो चलो जी रेड निकालो, पहली रेड कितनी है, 8 है ना, तो पहली की होगी 8 बाय 18, भाई टोटल तो 18 हो जाएगा। और दूसरी की भी 8 बाय 18, क्यों, विद रिप्लेसमेंट है, बॉल निकाली, देखी और बॉक्स में दोबारा वापस दे दी, तो प्रोबेबिलिटी कम नहीं होगी, ठीक है। आंसर इसका आ जाएगा टोटल अगर करोगे तो 16 बाय 81, काटा पीटी करोगे ये आंसर आ जाएगा। सेकंड केस जरा देखो, सेकंड केस इसने कहा है फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकंड इज रेड, कंडीशन दे दी है, इसने कहा है पहली वाली तो ब्लैक है एंड का मतलब इंटरसेक्शन, और सेकंड वाली रेड है, कह दिया है इसने, ध्यान रखना, ध्यान से देखो। पहली ब्लैक कितनी है 10, तो 10 बाय 18, एंड का मतलब पता है आपको मल्टीप्लाई होता है, और सेकंड कौन है, रेड कितनी है 8 बाय 18, ठीक है, कम तो होगा नहीं क्योंकि विद रिप्लेसमेंट है। आंसर आ जाएगा 20 बाय 81, ठीक है, काटा पीटी करके देख लेना। नंबर थर्ड इसने कहा है वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड, यहां पेज फंसता है, ठीक है। देखो इसमें और इसमें फर्क है, इसने स्पेसिफिकली कहा है पहली और दूसरी, अब कह रहा है एक ब्लैक है एक रेड है, तो देखो यहां पे क्या केस बनेगा, प्रोबेबिलिटी, ठीक है, वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड। थोड़ी राइटिंग मेरी छोटी हो गई है, ठीक है, देखो ध्यान से, इसका मतलब यह है कि हो सकता है पहली बॉल रेड रही हो, है ना, एंड दूसरी बॉल ब्लैक रही हो, ये हो सकता है, या फिर या का मतलब यूनियन, और आइदर दिस और दैट, हो सकता है पहली बॉल ब्लैक रही हो, है ना, एंड दूसरी बॉल रेड रही हो। ये देखो ये इसमें फर्क है, नहीं समझ में आया भाई। इसने कहा है कोई भी एक रेड और कोई भी एक ब्लैक, तो यहां पे तो प्रायोरिटी हो गई ना कि फर्स्ट केस में कौन सी बॉल निकली और दूसरे केस में कौन सी बॉल निकली, क्योंकि 1 बाय 1 बॉल हमें निकालनी है, ठीक है। तो हो सकता है फर्स्ट टाइम रेड निकली हो, सेकंड टाइम ब्लैक निकली हो, तो एंड से आएगा, फर्स्ट रेड एंड सेकंड ब्लैक, या फिर ध्यान से सुनो, या फिर मतलब और का मतलब यूनियन, मैंने आपको बताया था कि और का मतलब क्या होता है, यूनियन, और इसका मतलब प्लस होता है, या फिर ऐसे कि फर्स्ट ब्लैक और सेकंड रेड। तो ये इसका ट्रीटमेंट है। तो पहली अगर रेड निकली तो रेड कितनी है 8, इसका आएगा जी 8 बाय 10, और ब्लैक का आएगा 10 बाय 18 हो जाएगा यहाँ पर 18, ये इसका मतलब प्लस होता है, ब्लैक का मतलब 10 बाय 18 और रेड का मतलब 8 बाय 10, ठीक है। इसको एलसीएम लेके आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 40 बाय 81। तो क्वेश्चन मजेदार था, इसमें ये वाली बात फंसने वाली थी, यहाँ बच्चा फंस जाता है, तो ध्यान से सोचना, ठीक है। एंड का मतलब मल्टीप्लाई, और का मतलब यूनियन और प्लस होता है जी। 2 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बड़े आराम से देखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 14 बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। और पहचान कैसे पता चलेगी, या तो लिखा होगा इंडिपेंडेंट, ये आपको पता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, टारगेट हिटिंग, विनिंग, ये सब इंडिपेंडेंट होते हैं, जो मैंने एग्जाम्पल दिए थे ना फनी नेम लेके, तो वही है। ध्यान से देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली, लो जी लिख दिया साफ साफ, ए और बी की इतनी प्रॉबेबिलिटी है। इफ बोथ ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली, एक बैठा उस कोने में एक बैठा उस कोने में और अपने आप सॉल्व करने लग गए। फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए इसकी प्रोबेबिलिटी बता दो। तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा मतलब हो सकता है वो ए ने की हो, बी से नहीं हुई हो, लेकिन सॉल्व तो हो गई, या हो सकता है वो बी ने की हो, ए से नहीं हुई हो, लेकिन सॉल्व तो हो गई, या हो सकता है वो दोनों से हो गई हो, सॉल्व तो हो गई। अच्छा ये ले सकते हैं दोनों से नहीं हुई, नहीं, इस केस को नहीं लेना। रीजन क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अगला केस है एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम, इसका मतलब दोनों में से किसी एक से हुई है। तो ध्यान से देखो, पहले लिखने का तरीका आपको आना चाहिए, इंपॉर्टेंट यही होता है। तो लेट ए क्या है, इवेंट दैट ए सॉल्व द प्रॉब्लम। आई एम सॉरी, अगर नहीं लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। स्टेटमेंट, इवेंट दैट बी सॉल्व द प्रॉब्लम। अब बताओ पी ए कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, वो तो आपको दी हुई है 1/2। अच्छा लगे या तो नॉट भी निकाल लो उसका, नॉट मतलब इस तरह से, ये नॉट होता है, या फिर टीचर्स ना ऐसे भी लगा देते हैं, ये भी नॉट होता है, ठीक है। नॉट का मतलब कि इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई हो, मैं ऐसे लगाता हूँ।
तो ये क्या है, यस, प्रॉब्लम सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है, ना होने की तो 1 में से लेस कर दो, 1/2 आ गया। ठीक है, होना और ना होना। ऐसे देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है, होने की कितनी है, 1/3। ठीक है जी, अब ना होने की भी निकाल दो, नॉट। अब मैं ऐसे लगाऊंगा नॉट, ठीक है, बार की तरह एक ही बात है, 1 में से लेस कर दो, तो आंसर कितना आ गया, 2/3 आ गया। चलिए अब देखते हैं इसका पहला केस। ठीक है, पहला केस क्या कहता है, पहला केस कह रहा है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए निकालो भाई, प्रोबेबिलिटी इस तरह से ना लिख देना एग्जाम में, प्रॉब्लम सॉल्व्ड, ये लिख के आना ऐसे। इसका मतलब देखो ये है कि ए से सॉल्व हुआ और बी से नहीं हुआ, या तो ऐसा हुआ होगा लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, या फिर या का मतलब यूनियन। ठीक है, ए से सॉल्व नहीं हुआ लेकिन बी से हो गया, एंड ये तो लेकिन प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। या फिर ऐसा हो सकता है कि ए से भी हो गई प्रॉब्लम सॉल्व एंड बी से भी हो गई, इस तरह से। ठीक है, तो ये पूरा फॉर्मूला आपको बना के आना है। आपको पता है कि इंडिपेंडेंट में एंड का मतलब मल्टीप्लाई, और ये इंडिपेंडेंट है क्योंकि इसमें लिखा हुआ है, ना भी लिखा होता तो भी हमें पहचान है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले क्वेश्चन इंडिपेंडेंट के होते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया, प्रोबेबिलिटी सबकी अलग अलग, ए इसका मतलब मल्टीप्लाई, बी नॉट इसका मतलब प्लस, ए नॉट इसका मतलब मल्टीप्लाई, बी इसका मतलब प्लस, ये पी ए और ये पी बी। नहीं समझ में आई कहानी? अरे इंटरसेक्शन की जगह एंड, एंड का मतलब मल्टीप्लाई, यूनियन की जगह प्लस। ठीक है, वैल्यू सारी आपके पास है, वैल्यू सारी फिट कर दो। ये 1/2 है, बी नॉट कितना है, 2/3 है। ठीक है, और ब्रैकेट में इस तरह से रखते रहना ताकि गलती ना हो जाए। ए नॉट कितना है, 1/2, बी कितना है, 1/3 है, ब्रैकेट में रख दो। और ये कितना है, ए 1/2, ये कितना है, 1/3 है। सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आएगा इसका 2/3। ये तो हुई एक बात। ठीक है, अब इसकी एक ट्रिक भी है। ठीक है, इतना करो पहले फिर बताता हूँ। तो इसकी ना एक ट्रिक भी है। मान लो अगर मैं ये पहला वाला केस जो मैंने अभी अभी आपको बताया, इसका मैं दूसरा मेथड बता रहा हूँ, अल्टरनेटिव। ठीक है, आप इस टेक्निक को भी यूज कर सकते थे। आप क्या करते, 1 में से लेस कर देते, प्रॉब्लम नॉट सॉल्व, मतलब प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हुई। क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो एक ही केस है ना, ए से भी नहीं हुई, बी से भी नहीं हुई। लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व हुई के तो बहुत सारे केस थे, ए से हुई, बी से नहीं हुई, मतलब हिसाब लगाना पड़ रहा था। और प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, प्रॉब्लम नॉट सॉल्व, नॉट सॉल्व्ड, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई उसका सिर्फ एक केस है। तो ऐसे 1 माइनस प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, मतलब ए से भी नहीं हुई एंड बी से भी नहीं हुई। तो 1 माइनस ए नॉट कितना है, 1/2, और बी नॉट कितना है, 2/3। तो ये आ गया 1 माइनस 1/3, कैंसिल हो गया, तो 2/3। इस तरह से भी हो जाएगा। ठीक है, सेकंड केस एक बार देख लो। इसने कहा एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम। तो पहले यहाँ पे आप लिखना प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम। इसका मतलब क्या है कि ए से हुई, बी से नहीं हुई, है ना, या फिर ए से नहीं हुई, बी से हुई, ये मतलब है इसका। अब ये आपको सॉल्व करना आता है, तो इसको आप खुद सॉल्व करना। इसका आंसर आएगा 1/2। ओके, खुद ट्राई करो। तो ये टेक्निक भी एक बार देख लेना। अच्छा, इसका ना प्रूफ भी एग्जाम में आता है, मैं अभी आपको बताऊंगा, एक बार आया हुआ है। हाँ जी गाइस, देखो अगला क्वेश्चन, इसमें बहुत सारे पार्ट हैं, तो मैं आपको हिंट दे देता हूँ। ठीक है, पहला पार्ट मैं आपको बताता हूँ, या दूसरा पार्ट बताऊँ, चलो तीसरा पार्ट बताता हूँ, थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है। ठीक है, ध्यान से देखो इसमें क्या कह रखा है। इसने कहा है 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, 52 कार्ड्स हैं, ई और एफ इंडिपेंडेंट है, पहली बता दिया इसने। तो ई थर्ड पार्ट बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, ई क्या है, कार्ड ड्रॉन इज किंग और क्वीन। अच्छा, ई यहां पर है या तो किंग और क्वीन, ये क्वीन है ना। तो पहले निकालते हैं इसकी प्रोबेबिलिटी, बताना जरा। किंग कितने होते हैं, 4, तो टोटल 4/52 प्रोबेबिलिटी, और का मतलब प्लस। क्वीन कितनी होती है, देखो इसको इस तरह से डील किया करो ताकि आपसे कभी गलती ना हो। इसको ई और है, इसका मतलब हो गया किंग यूनियन क्वीन, इसका मतलब हो गया के प्लस क्यू माइनस के और क्यू का इंटरसेक्शन। भाई यूनियन का मतलब प्लस, लेकिन साथ में इंटरसेक्शन भी। अब इंटरसेक्शन जो भी आएगा मोस्टली 0 आता है इन वाले क्वेश्चंस में, इंडिपेंडेंट वालों में। तो देखो के कितना है, मतलब किंग कितना है, 4/52, क्वीन कितनी है, वो भी 4 होते हैं, 52। किंग और क्वीन में कुछ कॉमन, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 0 हो गया ये। तो 8/52 आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ठीक है, आगे बढ़ो। एफ क्या है, कार्ड ड्रॉन इज क्वीन और जैक। ठीक है, एफ हो गया यहाँ पे एक क्वीन और जैक, तो और का मतलब यूनियन होता है, क्वीन और जैक, इस तरह से। ओके जी, अब क्या होगा इधर, इसका मतलब है क्यू प्लस जैक माइनस इंटरसेक्शन,
लेकिन इंटरसेक्शन 0 आता है, इसलिए यूनियन का मतलब प्लस बोलते हैं हम। इंडिपेंडेंट में मैंने कहा था ना यूनियन का मतलब प्लस होता है क्योंकि ये 0 बन जाता है, लेकिन फिर भी आप रिस्क मत लो, आप हमेशा इस तरह से करो। क्वीन कितनी होती है 4, तो 4/52 प्रोबेबिलिटी। जैक भी 4 होते हैं और कॉमन क्वीन और जैक में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका आ गया 8/52। ई आ गया, एफ आ गया, ठीक है ओके। अब ये क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट। कह रहा है बताओ कौन इंडिपेंडेंट है, तो ये तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ आ गई। इंडिपेंडेंट के लिए अब इंटरसेक्शन भी तो हमें चाहिए या नहीं चाहिए, बिल्कुल चाहिए। तो चलो इंटरसेक्शन निकालते हैं। ई इंटरसेक्शन एफ मतलब कॉमन, दोनों में कॉमन। तो ई के अंदर किंग और क्वीन है और इसके अंदर कौन है, क्वीन और जैक है, तो कॉमन हो गया क्वीन। क्वीन की बात हो रही है सिर्फ, तो क्वीन कितनी होती है 4/52, ये हो गया। अब ये तो हो गई इसकी प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन की, है ना। अब यहाँ पे चेक करो कि ई और एफ की मल्टीप्लाई क्या आती है। ई का आंसर 8/52, इसका आंसर 8/52। देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई पे ये आंसर तो कभी भी नहीं आएगा। मतलब यहाँ पे क्लियर कट बात है कि ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल नहीं है ई और एफ की मल्टीप्लाई के, इक्वल नहीं है, तो हम बोलेंगे नो, ई एंड एफ आर नॉट इंडिपेंडेंट। थर्ड केस में ई और एफ इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। बाकी के 2 केस आप खुद ट्राई करो, तो डरना नहीं है, सीखना है आपको, ठीक है जी। क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, देखिए इस एक्सरसाइज के अंदर कंडीशनल भी मिक्स है, तो जहां कंडीशनल होगा वो आपको खुद पता चल जाएगा। क्या पहचान होती है, एक इवेंट दिया होता है और एक इवेंट पूछा होता है, ठीक है। तो आप कीवर्ड्स पे खेलें, की पॉइंट्स पे खेलें। ध्यान से देखिए, इन अ हॉस्टल 60% ऑफ स्टूडेंट रीड हिंदी न्यूज़पेपर। अच्छा, तो यहाँ बात हो रही है इस तरह से, तो कोई दिक्कत नहीं, पहले लेट कर लेते हैं। एच क्या है, स्टूडेंट रीड हिंदी न्यूज़पेपर, ठीक है, फुल फॉर्म लिखना आप। ये तो हो गया ए, या ए बोल देता हूं उसको मैं, ठीक है, ए बोल देता हूं। और बी कौन है, स्टूडेंट रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर। आप फुल फॉर्म लिख के आना, कभी ये शॉर्ट फॉर्म लिख दो, टीचर कॉमा में चला जाएगा, उसको देख के सोचेगा पता नहीं क्या लिख दिया। तो 60% स्टूडेंट हिंदी पढ़ते हैं जी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है 60%। परसेंटेज का मतलब अपॉन में 100 इस तरह से, ठीक है। थोड़ा सा मिनिमम कर देते हैं 6/10, ज़्यादा मिनिमम मत करना ताकि एलसीएम सेम रहे 10-10-10 सबका, ताकि कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 40% इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। 40/100 थोड़ा मिनिमम ले आते हैं से 4/10 पर। कट तो और भी सकता है, लेकिन मैं चाहता हूँ एलसीएम 10-10 रहे सबका, कोई दिक्कत नहीं, 10 थोड़ा इजी लगता है ना। आगे देखो 20% रीड बोथ। ओहो, बोथ का मतलब इंटरसेक्शन। आपको 11th क्लास की याद आ गई होगी, सेट की, इस टाइप के क्वेश्चन वहां हुआ करते थे, प्रोबेबिलिटी में भी थे। ये इंटरसेक्शन है बोथ। 20/100, तो 20/100 का मतलब हो गया 2/10, ठीक है जी। फिर कह रहा है अ स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम। रैंडम का मतलब विदाउट एनी ऑर्डर, विदाउट एनी रूल, बिना किसी के भी, किसी को भी उठा लिया अचानक। तो पहला केस, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश। लो जी, नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश आपसे इसने पूछ लिया, यानी पहला केस आपका ये पूछा है, नाइदर ये नॉर ये। तो ये तो नाइदर नॉर है, आपको पता है, डिमॉर्गन लॉ से आप इसे यूनियन बना के होल कॉम्प्लीमेंट लगा दें और 1 में से लेस कर दें क्या, ए यूनियन बी, और यूनियन आपको निकालना आता ही है। कैसे निकालते हो बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इस तरह से निकालते हैं। ओके, चलिए वैल्यू वगैरह डाल देना सारी, तो आपका जो आंसर आएगा वो 1/5 आएगा। ट्राई कर लेना। सेकंड पार्ट देखो, इसने कहा इफ शी रीड हिंदी न्यूज़पेपर। ओहो, कुछ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की झलक दिख रही है इसमें तो भाई। इफ बोल दिया, इफ शी रीड हिंदी न्यूज़पेपर फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर। मतलब ये क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में कर क्या रहा है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। इस क्वेश्चन को इस एक्सरसाइज में डालने का कोई मतलब था ही नहीं। तो एनसीईआरटी भी कभी कभी गलत काम कर देती है। तो ये क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का है ही नहीं, बट फिर भी चलो, क्योंकि इसमें इंडिपेंडेंट की कोई बात ही नहीं है। तो बात नंबर आ गई 2। इसने कहा इफ शी रीड हिंदी और फाइंड इंग्लिश, तो जो निकालना होता है वो ऊपर आता है, हमें निकालना है बी और दिया हुआ है ए। तो कंडीशनल का फॉर्मूला आपको पता ही है, बी इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है। इसमें वैल्यूज वगैरह पुट करोगे, यू विल गेट 1/3। ओके, थर्ड पार्ट आप खुद पढ़ना, अपने आप भी कुछ कर लिया करो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का नहीं है, लेकिन डाला इस एक्सरसाइज में, तो कंफ्यूज नहीं होना। चलो देखो, 2 क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं एमसीक्यू। आजकल एमसीक्यू का ट्रेंड ज्यादा हो गया, आप लोग देख रहे होंगे।
तो क्वेश्चन नंबर 17 देखो, कह रहा है प्रोबेबिलिटी बताओ इवन प्राइम नंबर की ऑन ईच डाई। अच्छा, व्हेन पेयर ऑफ डाई इज रोल्ड। ये क्वेश्चन भी इसका नहीं है, पता नहीं इसके अंदर क्यों डाल दिया, चलो कोई बात नहीं, हमने तो खैर सॉल्व भी करना है। तो गाइस जब दो डाई को फेंकोगे तो क्या क्या बनेगा, आपका बनेगा 1 1 है ना, 1 2 1 3, इस तरह से करते करते 6 6 बनेगा, है ना, ये सारे इवेंट बनेंगे। तो इसमें कहीं ना कहीं एक इवेंट ये आया होगा 2,2, ध्यान से देखो, ये इवेंट आया होगा 2,2, यहाँ पे आया होगा, यहाँ पे आया होगा 2,2 इवेंट। देखो ये 2 भी प्राइम नंबर, 2 भी प्राइम नंबर, दोनों नंबर इवन भी है और प्राइम भी है, और इसने इसी की डिमांड की है। और कोई नंबर ऐसा नहीं है जो इवन हो और प्राइम हो। इवन तो आएंगे, 6 6 6 इवन है लेकिन प्राइम नहीं है, 4 4 4 इवन है लेकिन प्राइम नहीं है, 1 1 1 ऑड है तो यहाँ तो बात ही नहीं होगी, तो एक ही पेयर है, तो इसका आंसर आएगा 1, एक पेयर है 1/36, ये इसका आंसर है। तो आंसर कौन सा होगा, डी। ठीक है, चलो अगला देखो जरा। अगला कह रहा है ए और बी इंडिपेंडेंट हैं। अच्छा, तो बताओ इन चारों में से कौन सी कंडीशन सच होगी। इंडिपेंडेंट जैसी दिमाग में आता है, आपके दिमाग में आता है इंटरसेक्शन, है ना। इंटरसेक्शन का मतलब मल्टीप्लाई। तो देखो यहाँ पे कहाँ मल्टीप्लाई आपको दिख रहा है। पहला केस तो बेकार है, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, वो तो अलग ही केस होता है ना। तीसरा जो सी है वो भी इक्वल है, इक्वल से मतलब नहीं, क्योंकि इंटरसेक्शन चाहिए मल्टीप्लाई का। डी भी हमारे लिए बेकार है, बीच में प्लस आ गया, कोई मतलब नहीं। बचा कौन सा, बी, तो बी इसका आंसर है। रीजन देखो, ये रीजन है, ए नॉट बी नॉट है। जब कोई साइन बीच में नहीं होता तो इसका मतलब बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, और मल्टीप्लाई आपको पता है, मल्टीप्लाई होती है इंटरसेक्शन, है ना। जब कोई साइन नहीं होता बीच में तो इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई का मतलब इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन को ऐसे बोल देते हैं, ये एंड का मतलब मल्टीप्लाई, ऐसे बोल देते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट में होता है ऐसा, सिर्फ ध्यान रखना इंडिपेंडेंट में। और ए नॉट का मतलब 1 - पी ए होता है। अरे यार, येस और नो, पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, नो की पता है तो 1 में से लेस कर दो उसको, तो येस की आ जाएगी। ऐसे इसका मतलब 1 - पी भी होता है। तो देखो आंसर आपका मैच हो गया। ये सिर्फ इंडिपेंडेंट के केस में होता है, नॉर्मल केसेस में नहीं है। इसका मतलब नाइदर नॉर है नॉर्मल के केस में। तो इसका प्रूफ भी एग्जाम में आ जाता है, मैं बता दूंगा। वैसे प्रूफ इसका ऐसे ही होगा, लेकिन मैं एक क्वेश्चन अलग ले रहा हूं। ठीक है, चलो देखते हैं उसको भी। देखिए जी, क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, ये क्वेश्चन सीबीएसई के अंदर आया हुआ है, इसका प्रूफ हमें करना है। ठीक है, क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है। कह रहा है ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है। ठीक है, जैसे ही ये लिखता है ना ए और बी इंडिपेंडेंट है, तो मेरे दिमाग में आ जाता है कि ए और बी इज इक्वल टू ए और बी की मल्टीप्लाई के बराबर होगा, ऐसे मेरे दिमाग में हमेशा आ जाता है इंडिपेंडेंट लिखते ही। ठीक है जी, तो यहां तक कोई इश्यू नहीं। आगे इसने बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस एटलीस्ट। एटलीस्ट का मतलब यूनियन, ध्यान रखना, एटलीस्ट ए और बी इज दिस, यानी कुछ करके ये मेरे से ये करवाना चाह रहा है, टू प्रूफ ये मांग रहा है। एटलीस्ट का मतलब यूनियन होता है, और ये चाहता है कि मैं इसको इसके इक्वल ले आऊं, ए नॉट और बी नॉट के इक्वल मुझे प्रूफ करना है। तो ये न्यूमेरिकल सीबीएसई के अंदर आया था लास्ट टू लास्ट ईयर। ठीक है, तो जरा देखते हैं इसको, ये मुझे लेके आना है। तो आई विल टेक लेफ्ट हैंड साइड, इट्स ओके, ए यूनियन बी मैंने ले लिया। जो आपको पता है, आपको इसका फॉर्मूला पता है तो लगा दो। ये हो गया पी ए प्लस पी बी माइनस इंटरसेक्शन, लगा दिया जी फॉर्मूला। मुझे आगे बढ़ाता हूं उसको, ये पी ए ऐसी रहेगा, पी बी ऐसी रहेगा, बहुत ईजी है। इंटरसेक्शन का मतलब आपको पता है मल्टीप्लाई बन जाएगा, क्योंकि इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट में इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है, वैसे नहीं होता, ध्यान रखना इस बात को। ऐसा बन गया जी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये ऐसे ही देखो, इतने वाले केस में कुछ कॉमन दिख रहा है। क्या कॉमन है, पी बी, तो अंदर क्या बचा 1 - पी ए। अरे वाह, कुछ कुछ झलक तो दिख रही है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये क्या है, पी ए। आंसर मुझे नॉट की फॉर्म में चाहिए, तो पी ए को मैं ऐसे बोल दूं 1 - पी ए नॉट। अरे यस प्लस नो इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसे मैंने बोल दिया इस वाले को 1 - पी ए नॉट। ओके, ये तो पी बी है ही, और ये क्या बन गया, ये बन गया पी ए नॉट। रीजन, अरे 1 - पी ए क्या होता है, पी ए नॉट। ठीक है जी, इस टाइप से बात बन गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब कॉमन निकालते हैं, ये वाला 1 ऐसे ही माइनस ये पी ए नॉट ऐसे ही। ओके, ये क्या है पी बी, ओके, और ये क्या है पी ए नॉट। ठीक है, यहाँ देखो इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, 1 माइनस, माइनस भी कॉमन लूंगा, पी ए नॉट मैंने कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा, यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं, इस वाले पे 1 बचा, मैंने माइनस कॉमन लिया है, यहाँ प्लस है तो माइनस प्लस माइनस, यहाँ क्या बचा पी बी। भाई साहब अरेंजमेंट हो चुका है पूरा पूरा, और आंसर आने वाला है, खुशी की बात है, ए नॉट। और ये 1 - पी बी क्या होगा, पी बी नॉट। लो जी, हो गया प्रूफ। तो ये क्वेश्चन सीबीएसई में आ चुका है, आप इसे एक बार ट्राई करें। ठीक है, मुश्किल बिल्कुल नहीं है। एक क्वेश्चन मैं और छोड़ के जाऊंगा आपके लिए ऐसा ही।
जी मैं आ गया विनिंग वाले क्वेश्चंस पर। मैंने कहा था ना विनिंग वाले क्वेश्चंस आएंगे। तो क्वेश्चन देखो स्क्रीन पर लिखा हुआ है, ए एंड बी थ्रो अ डाई अल्टरनेटिवली, मतलब वो गेम खेल रहे हैं, पहले ए फिर बी, ठीक है, टिल वन ऑफ देम गेट्स अ 6 एंड विंस द गेम। मतलब कंडीशन रख दी कि भैया जिसके पास 6 आ जाएगा डाई फेंकने पर वो जीत जाएगा और गेम ओवर हो जाएगा। फाइंड देयर रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग, उनके जीतने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। इफ ए स्टार्ट फर्स्ट, देखो इसके अंदर कंडीशन क्या है, जो पहले स्टार्ट करेगा हमेशा उसके जीतने के चांस ज्यादा होंगे। रीजन, क्योंकि उसको एक चांस ज्यादा मिल रहा है। हो सकता है पहली बारी में ही 6 आ गया हो और गेम ओवर हो जाएगा, बी का नंबर आएगा ही नहीं। तो क्वेश्चन के अंदर हमेशा दिया होता है किसने स्टार्ट किया है। तो यहां देखो क्लियर कट दिया हुआ है ए ने गेम स्टार्ट किया है। ओके, अगर ना दिया हो तो आपकी मर्जी। मर्जी क्या है, फिर जो पहला बंदा उसी से स्टार्ट करवाना। अदरवाइज ये देगा तो आपको इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी पड़ेगी। तो इसने कहा ए ने स्टार्ट किया है तो ए से स्टार्ट करना है। ये बोलता ना बी ने स्टार्ट किया है तो पहले बी वाला केस निकालते, ध्यान रखना। अब देखो इसमें आगे, देखो जो खेल है पूरा वो जीतने पर है, और जीत यहां पर है 6 के ऊपर डिपेंड। तो पहले 6 की बात करो, है ना, 6 के बारे में बात करो, यानी जो 6 है वो मेन फोकस में है। तो यहां पे देखो इस तरह से करो, लेट प्रोबेबिलिटी ऑफ 6, जिसके बारे में बात हो रही है 6, तो 6 को P बोलते हैं और P की प्रोबेबिलिटी 1/6 होगी, है ना। अरे 6 आने के चांसेस एक डाई पे 1 2 3 4 5 6 होते हैं। 6 एक ही बार तो है, तो एक बार, और टोटल 6 इवेंट है, तो ये 6 आने की प्रोबेबिलिटी है। ये तो हो गई सक्सेस। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 6, भाई फेलियर की भी तो बात करो, क्या पता 6 ना आए। तो 6 नहीं आएगा तो फिर क्या आएगा, Q आएगा। ये हो गया Q। Q क्या होता है, 1 - P होता है। अरे P + Q = 1, सक्सेस। 1 में से लेस होगा तो फेलियर आ जाएगा। तो 5/6 ये निकल के आ गया आपका P और Q। अब ध्यान से देखना, A स्टार्ट्स द गेम, है ना। ये हमें क्वेश्चन में दिया होगा हमेशा किसने स्टार्ट किया है। अगर B होता तो पहले B लिखते हम, और नहीं दिया तो फिर मर्जी है। A ने गेम स्टार्ट किया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A विनिंग, हम A को जिताने की पूरी ताकत लगाएंगे यहां पर। अब आप खुद सोचो A कब कब जीत सकता है। हो सकता है A पहली बारी में ही फेंके और जीत जाए, या फिर या का मतलब यूनियन, है ना। खुद सोचो, अगर A पहले टर्म में नहीं जीता तो कौन से टर्म में जीतेगा, थर्ड में। आप लोगों ने सोचा सेकंड में नहीं, थर्ड में। क्यों, अरे यार पहला नंबर A का आया, A हार गया, उसके बाद B आएगा ना सेकंड पे, तो फिर थर्ड नंबर दोबारा A का आएगा। हम बात कर रहे हैं A की, तो हम A के टर्न की बात करेंगे। तो A या तो पहली में जीतेगा, या का मतलब यूनियन और थर्ड। अगर थर्ड में भी वो नहीं जीता तो फिर फिफ्थ में जीतेगा, और इस तरह से चलता रहेगा, डॉट डॉट डॉट, हमें नहीं पता कब जीतेगा। यानी कभी भी जीते A, इनमें से कुछ ना कुछ होगा, या तो फर्स्ट टाइम में जीतेगा, या थर्ड टाइम में, या फिफ्थ में, ब्ला 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 ब्ला। समझ गए, नहीं समझे, दिमाग लगाओ, समझ जाओगे, समझदार बच्चे हो। अगर पहली बारी में वो जीता तो क्या आया होगा, P आया होगा। ये क्या है, यूनियन, इसका मतलब प्लस। अगर तीसरी बारी में जीता तो तीसरी बारी में P आया ना, तो पहली 2 बारी कहां गई, जो फर्स्ट और सेकंड टर्म था। पहली बारी में Q आया होगा, सेकंड टाइम में Q आया होगा, जब भी तो P आया होगा। यहां थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई, दोबारा सुन लो। देखो मैं कह रहा हूं पहली बारी में जीता, तो जीतेगा कब, जब P आएगा, P का मतलब सक्सेस मिलेगी। और हारेगा कब, जब Q आएगा, Q का मतलब फेलियर हो जाएगा। तो पहली बारी में जीतने का मतलब क्या है, पहली बारी में P आया, गेम ओवर, काम खत्म, है ना। या तो ऐसा हुआ होगा, एक्चुअली हम बना रहे हैं सारे पॉसिबल केसेस, कब कब A जीत सकता है। और अगर तीसरी बारी में वो जीता, तो तीसरी बारी में जब ही तो जीतेगा जब तीसरा नंबर आएगा। और तीसरे नंबर पे कोई कब आया होगा, जब पहली 2 फेलियर हुए होंगे। मतलब फर्स्ट टर्म फेल हुआ होगा, मतलब Q आया होगा। सेकंड टर्म फेल हुआ होगा B का, जब B हारेगा जब भी तो थर्ड नंबर पे बज्जी आएगी, अदरवाइज तो वो गेम ओवर हो जाएगा। तो B को भी हमने हराया, फिर थर्ड चांस आया। ठीक है, अब समझ में आया होगा। अब देखो 5वां नंबर आ गया, तो 5वें नंबर पे पहुंचना है। तो पहला नंबर फेलियर, दूसरा नंबर फेलियर, तीसरा नंबर फेलियर, चौथा नंबर फेलियर, फिर P आएगा, डॉट डॉट डॉट। ये खेल खेलना है, ये आया समझ। 5 का मतलब 5वें नंबर पे सक्सेस। तो 5वें नंबर पे सक्सेस तो तभी मिलेगी जब पहले 4 हार गया होगा। ठीक है भाई, जो नंबर लिखा है ना उस नंबर पे P लिखो, उससे पहले सारे Q। इसका मतलब या तो ऐसा है, या ऐसा, या ऐसा, इनमें से कुछ हुआ है। सारे नहीं हो गए, कोई एक केस हुआ है, कौन सा हुआ है हमें नहीं पता। ठीक है,
चलो अब डालते हैं इसकी वैल्यूज। पहले p कॉमन ले लो, अंदर बचा 1 प्लस क्यू स्क्वायर, क्यू की पावर 4 डॉट 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 मल्टीप्लाई होगा ये। अब देखो एक फॉर्मूला होता है जीपी के अंदर, इन्फिनिटी, सम टू इन्फिनिटी। जीपी 11th क्लास में पढ़ी थी आपने, नहीं पढ़ी कोई दिक्कत नहीं, मैं बता रहा हूं, टेंशन मत लो। सम ऑफ इन्फिनिटी का फॉर्मूला होता है a अपॉन 1 माइनस आर। a फर्स्ट टर्म है, r कॉमन रेशियो है। a क्या है? फर्स्ट टर्म जो यहां पर p है, और r क्या है? कॉमन रेशियो। r निकालते हैं ऐसे, सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म रख के। तो देखो यहाँ पे a कितना है? a यहाँ पर 1 है, और r कितना है? r यहाँ पर q है, ये दिस डिवाइड बाय दिस। r यहाँ पे q स्क्वायर है, दिस डिवाइड बाय दिस, q स्क्वायर डिवाइड बाय 1 विल बी q स्क्वायर। कुछ भी होगा वो तो आप निकाल लोगे, फॉर्मूला ध्यान रखना, बस इसको अच्छे से नोट्स में अपने लिख लो, विनिंग वाले में काम आता है। तो p इसकी जगह लगाओ फॉर्मूला ये रहा, a अपॉन 1 माइनस आर, a की जगह 1, 1 माइनस आर की जगह q स्क्वायर, ये रहा। ठीक है, वैसे मैंने एक ट्रिक भी है, हमेशा आप कॉमन निकाल लो, यहाँ 1 बचेगा, और ट्रिक ये है कि 1 अपॉन 1 माइनस सेकंड टर्म, जो भी सेकंड टर्म है वो लगा दो, स्क्वायर है तो स्क्वायर, क्यूब है तो क्यूब, 4 है तो 4 पावर। ठीक है, लेकिन लॉजिक तो पता होना चाहिए ना यार, कब तक रटोगे, लॉजिक भी तो याद रखो। अब डालो इसके अंदर वैल्यूज, बताओ जी p कितना है? 1/6, 1 अपॉन 1 माइनस q कितना है? 5/6, स्क्वायर होगा 25/36, एलसीएम लोगे 1/6, 36, इसके एलसीएम के बाद ऊपर पहुंच जाएगा, नीचे आएगा यहाँ 11, और आंसर आ जाएगा 6/11। ये तो आ गए a के जीतने के चांसेस। अब निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ b विंस, b के जीतने के चांसेस। b के जीतने के चांसेस बताओ, टर्न बताओ, या तो सेकंड टर्न में आएगा, या फिर थर्ड तो हो गया, फोर्थ में, या फिर सिक्स्थ में, या फिर इस तरह से, है ना। लेकिन एक ट्रिक है, हम क्या करेंगे, 1 में से लेस कर देंगे a के जीतने के चांसेस, यानी हम केस बना के नहीं दिखाएंगे, एग्जाम में अलाउड है, पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो 1 में से लेस कर दो, 6/11, आपका आंसर आएगा 5/11, ये आंसर है। क्यों यार, दो ही बातें तो हुई होंगी, या तो a जीता होगा या b जीता होगा, तो a के जीतने के 1 में से लेस कर देंगे तो b के जीतने के चांस आ जाएंगे, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी तो 1 होती है। तो ये इस तरह से निकाल देना, ठीक है। लेकिन अगर 3 बंदे इसमें होते तो a निकालते, b निकालते, फिर c निकालते। 3 बंदों का मैं हिंट दे देता हूं। अगर मान लो यहाँ पे 3 बंदे होते तो a कब कब जीतता? फर्स्ट टर्म में या फिर फोर्थ में, क्योंकि सेकंड b के पास है, थर्ड c के पास है, फोर्थ टर्न आएगा। तो ये हिसाब लगाना है, ठीक है, इसका निकालना पड़ता। ऐसे b का भी निकालना पड़ता, कब कब जीतता b? सेकंड में या फिर फिफ्थ में, क्योंकि थर्ड फोर्थ तो गए, फिफ्थ टर्न उसके पास लौट के आएगा। और जब c का निकालते तो 1 में से लेस कर देते इसका आंसर और इसका आंसर, एलसीएम तो आंसर आ जाता। तो विनिंग वाले क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के जाऊंगा बहुत सारे, ठीक है गाइस। देखिए 2 क्वेश्चन है विनिंग वाले, ठीक है। जो 25 है इसका जो आंसर आएगा आपका, वो एक आएगा 30/61 और एक आएगा 31/61, ठीक है। और जो अगला क्वेश्चन है उसके आंसर्स आपके आएंगे 36/91 और 30/91 और 25/91। तो आप इन्हें ट्राई करिए, ओके। क्वेश्चन देखिए जी, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। आज ए स्पीक ट्रूथ 70% ऑफ केसेस। भाई कोई आदमी ऐसा नहीं है इस दुनिया में जो 100% सच बोलता हो। आप जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं, आप भी कभी ना कभी कुछ झूठ तो बोलते ही होंगे, सभी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन बात होती है अच्छा झूठ और बुरा झूठ। बी इन 80% ऑफ केसेस, अच्छा बी 80% सच बोलता है, चलो ये थोड़ा ज़्यादा सच बोलता है। इन व्हाट परसेंट ऑफ केसेस आर दे लाइकली टू अग्री और कॉन्ट्राडिक्ट? 2 बातें हो गई। अग्री का मतलब है दोनों एक ही बात बोल रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब है एक कुछ बोल रहा है, बी उसका अपोजिट बोल रहा है, दोनों के अंदर डिफरेंसेस हैं। टू ईच अदर वाइल नरेटिंग अ स्टोरी, मतलब ए और बी कोई स्टोरी बता रहे हैं। पहले केस में अग्री, दोनों ने सेम बताया, दूसरे केस में कॉन्ट्राडिक्ट, दोनों ने अलग अलग बताया, डिफरेंसेस आ गए। तो देखो पहले निकालते हैं इसके चांसेस। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है, पहले यहाँ पे लिखना है इसके बारे में। प्रोबेबिलिटी दैट ए स्पीक ट्रूथ, इस तरह से लिख के दिखाना है। स्टेटमेंट नहीं लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे पेपर में, पहले बता रहा हूं मैं आपको, वार्निंग है ये। प्रोबेबिलिटी दैट बी स्पीक ट्रूथ, बस इतना बहुत है। पी ए कितना है? 70/100, थोड़ा छोटा कर देते हैं 7/10। और पी ए नॉट कितना है? नॉट भी निकाल लेते हैं, नॉट में ऐसे बनाता हूँ, ठीक है। अब ये आ जाएगा नॉट 3/10, 1 में से लेस करके एलसीएम। पी बी कितना है जी? 80/100, दैट इज 8/10। कटने को तो और भी, लेकिन मैं नहीं काटूंगा। बी नॉट भी निकाल लेता हूँ, ये बाहर है, तो ये आ जाएगा 2/10,
ठीक है, इतना मेरे को आ गया। क्वेश्चन इंडिपेंडेंट का है या नहीं, इसमें तो कुछ नहीं लिखा हुआ, तो ये क्वेश्चन इंडिपेंडेंट का है। यार ए सच बोल रहा है, उससे बी पे क्या फर्क पड़ रहा है? ए और बी दोनों इंडिपेंडेंट हैं, दोनों की अपनी नीयत है, अपना उनका वजूद है, ठीक है ना। तो इंडिपेंडेंट का क्वेश्चन है ये। प्रॉब्लम सॉल्विंग, कॉन्ट्राडिक्शन, गेम विनिंग, ये सब इंडिपेंडेंट के क्वेश्चन होते हैं। मैंने वीडियो के टाइटल में भी देखो कुछ टॉपिक्स लिखे हुए हैं। चलो पहला निकालते हैं। पहला हमारा निकलेगा कि वो अग्री करता है, दोनों अग्री करते हैं। तो अगर ए और बी अग्री करते हैं तो उसका मतलब यही तो होगा। यहां पहले लिख देना प्रोबेबिलिटी ऑफ अग्री, ठीक है, इस तरह से लिख देना। अगर दोनों अग्री करते हैं तो उसका मतलब क्या है? या तो दोनों सच बोल रहे हैं, देखो ए भी सच बोल रहा है एंड बी भी सच बोल रहा है, या तो ये हो रहा है, या फिर या का मतलब यूनियन, या दोनों ही झूठ बोल रहे हैं। बोलो जी, बात पकड़ में आई कि नहीं आई? भाई अगर वो ए और बी कोई स्टोरी बता रहे हैं और दोनों की स्टोरी सेम है तो उसका मतलब क्या है? या तो दोनों ने एकदम सच बताया है या दोनों ने झूठ बताया, जब भी तो सेम होगा, और तो कोई केस हो नहीं सकता। इसी पॉइंट पे अग्री होंगे। अब डाल दो वैल्यू। इसका मतलब ए, एंड का मतलब मल्टीप्लाई होता है, इसका मतलब यूनियन होता है, इसका मतलब ये और बी नॉट। वैल्यू आपके पास है, वैल्यू पुट करो। वैल्यू पुट करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 62/100, ठीक है जी, ये निकाल देना। सेकंड देख लो जरा। सेकंड कह रहा है कॉन्ट्राडिक्ट, मतलब दोनों में मतभेद है। तो आपको समझ में आ रहा होगा अभी ये कॉन्ट्राडिक्ट का फंडा। यहाँ लिख देना प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्राडिक्ट, प्रोबेबिलिटी। तो देखो इसका मतलब क्या है? अगर ए ने सच बोला तो भाई बी झूठ बोल रहा है, जब भी तो मतभेद हो रहा है उनके बीच में। या फिर या का मतलब यूनियन, अगर ए ने झूठ बोला तो उसका मतलब बी सच बोल रहा है। इसके आगे आपको आता है ये पी ए, दिस इज पी बी नॉट, प्लस दिस इज पी ए नॉट, और एंड का मतलब मल्टीप्लाई, दिस इज पी बी। वैल्यू डालो, आंसर निकालो। तो ये खुद निकाल लेना, ठीक है। तो ये था कॉन्ट्राडिक्ट, एनसीईआरटी के अंदर नहीं है, एक्स्ट्रा है। गाइस देखिए, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको सॉल्व कीजिए, ठीक है। 10, 11, 12 आगे भी आप देखेंगे और क्वेश्चन आएंगे, इंपॉर्टेंट हैं ये सारे के सारे। 13 हो गया, 14 हो गया, 15 देखो कॉन्ट्राडिक्ट वाला है, 16, 17 तीनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, ये एक्स्ट्राज हैं, एनसीईआरटी के अंदर नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, 18 है ये एक्चुअली, 18। फिर 19 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 19 क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, 6 मार्क्स का आएगा, ठीक है। देखिए 11 का सोल्यूशन ये रहा, अगर समझ में ना आए तो मैंने हिंट के लिए इसका सोल्यूशन डाल दिया आंसर। और क्वेश्चन नंबर 19 का पूरा सोल्यूशन जो इंपॉर्टेंट था, ओके, तो ये लेंदी है थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आएगा नॉट इंडिपेंडेंट। 11 मैंने आपको दे दिया है, 12 आप 10 की तरह देख लेंगे। 13 का आपका आंसर आएगा 5/17। 14 का आंसर आएगा 2/3 फर्स्ट पार्ट का, और सेकंड पार्ट का 1/2। 15 का आंसर आएगा 62/100। 16 का आंसर आएगा आपका 30/100, ठीक है। 17 आप देख लेना। 18 का आंसर आएगा 26/49। 19 मैंने आपको पूरा दे दिया। और 20 का आंसर आएगा आपका 6/11 फर्स्ट पार्ट का और 5/11 सेकंड का। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, स्टे ब्लेस्ड। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था, सारे क्वेश्चन जरूर करना जो मैंने दिए एंड में।